नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे भारत की 2026 की उस आर्थिक स्थिति की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। आखिर हम इस हालत तक पहुंचे कैसे? बाहरी झटके तो हैं, लेकिन क्या सरकार की अपनी नीतियां और कमजोरियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? और सबसे जरूरी बात, अब आगे का रास्ता क्या है? चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने हम सबको चौंका दिया था। प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐसी अपील आई जो आम तौर पर बिल्कुल सुनने को नहीं मिलती। उन्होंने देश के लोगों से सीधा अनुरोध किया कि 1 साल तक सोना बिल्कुल ना खरीदें, घर से काम करें और फ्यूल बचाएं। अब सोचिए, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि अचानक इतनी सख्त अपील करनी पड़ी। इस सवाल का जवाब मुख्यतः छिपा है इस एक नंबर में, 95.73। मई 2026 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए गिरकर अपने इस अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये साफ दिखाता है कि आखिर हमें अचानक अपने खर्चों में इतनी भारी कटौती या ऑस्टेरिटी क्यों करनी पड़ रही है। रुपए की इस भयंकर गिरावट ने पूरी इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इन खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। भारत का 2026 का आर्थिक संकट, दुनिया भर का भू राजनीतिक तूफान, हमारी खुद की संरचनात्मक और नीतिगत कमजोरियां, विदेशी मुद्रा का लगातार गिरना, खर्च कटौती का आदेश और आखिर में इस संकट से बाहर निकलने के रास्ते। तो चलिए, एक एक करके इन्हें ठीक से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के इस आर्थिक संकट की, जो दरअसल इस समस्या की बस एक छोटी सी झलक है, यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग। मई 2026 में, याद होगा आपको, सरकार की तरफ से तात्कालिक कदम उठाने के आदेश आए। देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, वर्चुअल मीटिंग्स अपनाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग का इस्तेमाल करने को कहा गया। साथ ही एडिबल ऑयल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग घटाने और सोने की खरीद को 1 साल के लिए पूरी तरह टालने का आग्रह किया गया। ये सब कवायद सिर्फ और सिर्फ हमारी कीमती विदेशी मुद्रा बचाने के लिए की गई थी। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, भू राजनीतिक तूफान, यानी वो बाहरी झटके जिन्होंने इस पूरे माहौल में आग में घी का काम किया। बाहरी शॉक्स में सबसे बड़ा झटका था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ये समुद्री मार्ग रुक गया, जहां से दुनिया का करीब 20% ऑयल सप्लाई होता है। अब चूंकि भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का 88% आयात करता है, तो जाहिर है इस रुकावट ने हमारी एनर्जी सप्लाई को बुरी तरह हिला दिया और हमारे इंपोर्ट बिल्स रातों रात आसमान छूने लगे। और इस एनर्जी संकट को और भी बड़ा बना दिया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के एक बेहद सख्त फैसले ने। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25% का भारी टैरिफ और पेनल्टी लगा दी। उनका तर्क था कि भारत सस्ता रशियन ऑयल क्यों खरीद रहा है। इस एक फैसले से भारत के करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट्स पर सीधा खतरा मंडराने लगा। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ बाहरी झटके ही इसके लिए जिम्मेवार हैं? तीसरे पॉइंट में हम अपनी घरेलू, संरचनात्मक और नीतिगत कमजोरियों को थोड़ा निष्पक्ष होकर परखते हैं। सतह के थोड़ा और नीचे जाएं, तो हमें यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखते हैं। एक तरफ सरकार का अपना स्टैंड है कि ये पूरा संकट वेस्ट एशिया युद्ध और अमेरिका के टैरिफ्स जैसे बाहरी कारणों की वजह से आया है। लेकिन वही दूसरी तरफ आलोचकों और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये संकट असल में पिछले एक दशक की घरेलू पॉलिसी फेलियर्स और स्ट्रक्चरल कमजोरियों को सामने लाया है। उनका मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का न बढ़ना, आयात पर हमारी भारी निर्भरता और कर्ज लेकर खर्च करने की आदत ही इस भारी संकट की मूल वजह है। अब यूनियन बजट 26-27 के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सरकार कितने कड़े राजकोषीय दबाव यानी टाइट फिस्कल कंस्ट्रेंट्स में काम कर रही है। फिस्कल डेफिसिट को 4.3% पर रखने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार के पास फ्यूल या फर्टिलाइजर सब्सिडीज का और फाइनेंशियल बोझ उठाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट इन स्ट्रक्चरल और पॉलिसी कमजोरियों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। वो ध्यान दिलाते हैं कि मेक इन इंडिया जैसी योजना ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पुख्ता जगह बनाने में संघर्ष कर रही है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड $41.7 बिलियन तक पहुंच गया था। इसके साथ ही लोगों ने भारी कर्ज लेकर खर्च करना शुरू कर दिया, जबकि रूरल क्षेत्रों में उनकी वास्तविक आय लगातार गिरी है। ऊपर से सोने और एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने जैसे नीतिगत फैसलों ने आयात को और बढ़ावा दिया, जिसने इकोनॉमी को अंदर से और कमजोर बना दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, विदेशी मुद्रा में आई भारी कमी
और अपनी करेंसी को बचाने की भारी कीमत। फरवरी 2026 से मई 2026 के बीच के आंकड़े अगर हम देखें तो कहानी और डरावनी लगती है। सिर्फ इन कुछ हफ्तों के अंदर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 37.8 बिलियन डॉलर्स की भारी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गिरते हुए रुपए को डिफेंड करने के लिए लगातार अपने डॉलर्स मार्केट में उतारने पड़े। पर आखिर विदेशी मुद्रा इतनी जल्दी कम क्यों हो गई? महंगा तेल तो एक कारण था ही, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश ने एक रिकॉर्ड 71.98 बिलियन डॉलर्स का सोना खरीदा और ठीक उसी वक्त विदेशी निवेशक डर कर भारतीय मार्केट से करीब 20.6 बिलियन डॉलर्स निकाल ले गए। इन सब ने मिलकर डॉलर का एक ऐसा बहाव पैदा किया जिसे संभालना लगभग असंभव था। तो अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पर, खर्च कटौती का आदेश और देशभक्ति के नाम पर डिमांड कम करने की सरकार की स्ट्रैटेजी। सरकार चाहती तो फ्यूल के दाम आम लोगों के लिए बढ़ा सकती थी, लेकिन उसके बजाय उन्होंने पेट्रियोटिक डिमांड डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुना, यानी नागरिकों से उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं का हवाला देकर स्वेच्छा से अपनी डिमांड, अपना खर्च कम करने की अपील करना, क्योंकि सरकार की नज़र में इस विश्व संकट की घड़ी में किसी भी तरह विदेशी मुद्रा बचाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अब सबसे जरूरी सवाल, छठा पॉइंट, आर्थिक लचीलेपन के रास्ते। आखिर यहाँ से आगे किधर जाना है? एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि सच्ची आत्मनिर्भरता के लिए अब कुछ बड़े सिस्टम लेवल बदलाव जरूरी हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी और ईवी ट्रांजिशन को तेजी से आगे बढ़ाना, फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, आर्थिक सुरक्षा के लिए नई ट्रेड स्ट्रैटेजीज बनाना और सबसे अहम बात, सिर्फ उधार लेकर खपत बढ़ाने वाली इकोनॉमी से निकलकर एक सच में प्रोडक्टिव इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करना। अब समझ लीजिए कि एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंस सिर्फ अच्छे लगने वाले लक्ष्य नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत बन चुके हैं। रुपया अभी भी अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास झूल रहा है और ग्लोबल टेंशन्स पूरी तरह बरकरार हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए, क्या ये बेहिसाब आर्थिक दबाव आखिरकार देश को उन जरूरी और टड़े संरचनात्मक सुधारों की तरफ धकेलेगा जिनकी बरसों से सिर्फ बातें होती आई हैं? क्या ये बड़ा झटका फ्यूचर की एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकोनॉमी की नींव रखेगा? सोचिए जरूर। इस विश्लेषण ने मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।